हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है जो हमने लास्ट वीडियो में लिखा था वो कैसे लाइन बाय लाइन एक एक करके एग्जीक्यूट होता है और हमें कैसे वो रिजल्ट देता है, कैसे वेरिएबल्स हमारे मेमोरी में क्रिएट होते हैं। हालांकि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैसे वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है। वो 2 स्टेप्स में वेरिएबल क्रिएट होते हैं और उसमें वैल्यू असाइन होती है। तो उन सबको हम लोग एकदम इन डेप्थ इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक स्मॉल प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। यहाँ पर एक HTML फाइल है और उससे कनेक्टेड एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। बस ये 2 फाइल्स हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस HTML से हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल कनेक्टेड है और इसके अंदर बस h1 एक लिख दिया है। फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा सा कोड लिखा है। तो ये जो भी पूरा स्टार्टर कोड है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से तुम डाउनलोड कर लो, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक वार यूज करके एक वेरिएबल बनाया है फर्स्ट नेम, फिर लेट यूज करके मैंने लास्ट नेम वेरिएबल बनाया है, और एक लेट एज करके बनाया, और एक ईयर ऑफ बर्थ करके बना दिया है मैंने ये कॉन्स्ट यूज करके, क्योंकि जो बर्थ का ईयर है वो किसी का चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट यूज कर लिया है। तो ये मैंने 4 वेरिएबल्स बना दिए हैं, और फिर इसके बाद मैंने लेट का यूज करके एक यूजर इंट्रो बनाया है, और यहाँ पर हाय माय नेम इज, फिर प्लस कर दिया उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो ये हो जाएगा हाय माय नेम इज आकाश सिंह। तो इसको एज और ईयर ऑफ बर्थ को हमने यूज नहीं किया है, इसको बस ऐसे लिखा रहने दो। तो हम चलो समझते हैं कि ये एक्चुअल में जैसे हमने 6 लाइंस ऑफ कोड लिखा है तो यहाँ पर तो ये कैसे लाइन बाय लाइन एक एक करके एग्जीक्यूट होता है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जावास्क्रिप्ट जैसे हमारे फर्स्ट वेरिएबल को इनकाउंटर करेगा, फर्स्ट नेम को, एक मेमोरी क्रिएट करेगा, उसके अंदर उस आकाश की वैल्यू को रख देगा, जो भी स्ट्रिंग है वो उस वैल्यू को रख देगा। फिर इसको ऐसे ही सेम चीज लास्ट नेम के लिए होगा, फिर ये एज के लिए होगा, एज के लिए उसके अंदर 15 रख देगा जो कि एक नंबर है। तो जैसे उसके अंदर नंबर रखेगा, वो जो भी पूरा मेमोरी लोकेशन है उसका जो टाइप है वो डेटा टाइप वो चेंज होके नंबर हो जाएगा। तो ये सब कुछ होता है, सब कुछ सही है एकदम, लेकिन ये एग्जैक्टली कैसे होता है ये 2 स्टेप्स में होता है। तो हम लोग चलो चल के देखते हैं कि ये कैसे होता है। लेकिन उससे पहले हम अगर यहाँ पर आके देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम टाइप करता हूँ तो मुझे आकाश मिल रहा है, ठीक। अगर लास्ट नेम अगर मैं करता हूँ तो मुझे सिंह मिल रहा है, अगर एज में कर रहा हूँ तो ये 15 मिल रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मतलब एक ही बार में हो गया है, और मतलब फर्स्ट नेम से वेरिएबल क्रिएट हुआ है और उसके अंदर हमें ये स्ट्रिंग असाइन कर दी है। तो ऐसा नहीं होता है। हम अगर अपने ब्लैक बोर्ड पे चलें, ये हमारा ब्लैक बोर्ड है जो कि हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। ये समझाने के लिए मैंने ये सारे बॉक्सेस क्रिएट किए थे, और मैंने बोला था ये हमारा मेमोरी का लोकेशन होता है, उसके ऊपर जो भी वेरिएबल का नाम होता है, जैसे यूजर नेम था, एज था, तो उसका नाम यहाँ पर ऐसे उसके ऊपर ऐसे लेबल लगा दिया जाएगा, फिर उसकी वैल्यू रख दी जाएगी, और जो उसका टाइप है, जो भी वैल्यू का टाइप है जो कि इस मेमोरी के अंदर है, उसका ये टाइप ऑफ मैंने ऊपर लिख दिया था क्या टाइप हो जाएगा। तो ये इतना किया था। तो ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, ये 2 स्टेप्स में होता है। एक बार मेमोरी क्रिएट होती है और उसके अंदर अनडिफाइंड रखा जाता है। तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो यहाँ पर मैंने एक एम्प्टी ब्लैक बोर्ड क्रिएट किया यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे हम जावास्क्रिप्ट कोड को रन करेंगे, हमारा ये होगा वार फर्स्ट नेम। तो ये एक्चुअल में फर्स्ट टाइम में ये 2 बार रन होगा। एक जो फर्स्ट फेज होता है उसको बोलते हैं मेमोरी क्रिएशन फेज, मतलब फर्स्ट टाइम में केवल मेमोरी क्रिएट होती है और उसको नाम दिया जाता है, बस इतना किया जाता है। उसके अंदर वैल्यू भी नहीं रखते हैं। जावास्क्रिप्ट अपने मन से उसके अंदर अनडिफाइंड वैल्यू रखती है। तो चलो देखते हैं कैसे होता है। तो जैसे ये कोड को हम रन करेंगे, एक बार जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है क्विकली स्कैन कर लेगा, एक ऊपर से स्कैन कर लेगा। उसको कोई भी ऑपरेशन करने से मतलब नहीं है, वो ना तो प्लस करेगा, ना तो माइनस करेगा, ना तो वैल्यू को असाइन करेगा, ना तो ये सब कुछ भी नहीं करेगा। फर्स्ट वो यही ढूंढेगा कि यहाँ पर वार लेट या कॉन्स्ट कहाँ पर है, वो ढूंढ रहा है। मतलब फर्स्ट टाइम जब मेमोरी क्रिएशन वाला फेज चल रहा है तो वो ढूंढ रहा है यहाँ पर वार कहाँ पे है, या लेट कहाँ पर है, या कॉन्स्ट कहाँ पर है। तो उसको फर्स्ट लाइन पर ही उसको वार दिख गया, तो उसको ये वार दिखा, तो वो क्या करेगा, एक मेमोरी क्रिएट करेगा यहाँ पर। तो मैं एक मेमोरी क्रिएट करता हूं, एक सेकेंड। ये मैंने क्रिएट किया है, इसका मैं बैकग्राउंड कलर कुछ दे देता हूं, ये मैंने दे दिया। तो यहाँ पर इसने मेमोरी क्रिएट कर दिया और उसका नाम भी दे देगा। वो उसका नाम क्या देगा, फर्स्ट नेम। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहां से, और मैं यहां पर लिख देता हूं इधर। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको छोटा कर देते हैं। तो ये फर्स्ट नेम दे देगा, और फिर इसके अंदर क्या रखेगा, इसके अंदर तुरंत फर्स्ट टाइम में ही ये आकाश नहीं रखेगा, जो भी स्ट्रिंग है इसके अंदर ये तुरंत ही रखेगा
अनडिफाइंड, इसके अंदर ये रख देता है अनडिफाइंड। और जब अनडिफाइंड रखेगा तो उसका टाइप क्या हो जाएगा, उसका टाइप भी अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था जो अनडिफाइंड होता है उसका टाइप अनडिफाइंड होता है, मतलब अनडिफाइंड का टाइप ही अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड एक वैल्यू है लेकिन उसका टाइप भी अनडिफाइंड है, तो उसका टाइप भी अनडिफाइंड कर देगा। और फिर जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसको ये इनकाउंटर करेगा ये लास्ट नेम को, तो ये लास्ट नेम एग्जैक्टली सेम रहेगा, तो इसको मैं ग्रुप कर देता हूं और मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे रख देता हूं। तो इसके अंदर भी अनडिफाइंड रहेगा, बस इसका नाम हो जाएगा लास्ट नेम, तो इसको भी कर देगा। मेमोरी क्रिएट कर रहा है अभी लास्ट नेम, तो ये लास्ट नेम भी हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, एज वाला वेरिएबल आएगा, तो एज भी क्रिएट करेगा, ये यहाँ पर एज क्रिएट करेगा। और एज के केस में भी अनडिफाइंड ही रखेगा। और नंबर है उसके आगे कुछ भी लिखा है, नंबर है स्ट्रिंग लिखा है, उससे मतलब नहीं है उसको, वो सीधा अनडिफाइंड फर्स्ट टाइम में रखता है। तो यहाँ पर हम एज कर देंगे और उसके अंदर अनडिफाइंड ही आएगा ये, तो इसके अंदर भी अनडिफाइंड हो जाएगा। और फिर ईयर ऑफ बर्थ है तो इसके अंदर भी अनडिफाइंड ही हो जाएगा, तो मैंने ये कर दिया है। और यहां पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से, तो ये फर्स्ट टाइम में इतना काम करेगा ये, बस केवल इस फेज को बोलते हैं मेमोरी क्रिएशन फेज, मतलब कि हमारी मेमोरी क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी मेमोरी क्रिएट हो रही है, वहां पर बस मेमोरी के ऊपर नाम दिया जा रहा है। तो जावास्क्रिप्ट इंजन बेसिकली जावास्क्रिप्ट इंजन ये बता रहा है कि आगे चल के जब हम लोग जब एक्चुअल कोड एग्जीक्यूट होगा, जब एक्चुअल कोड एग्जीक्यूट करेंगे तब हमें इस एक फर्स्ट नेम वाले वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, लास्ट नेम वाले वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, एज वाले वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी और ये ईयर ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब के लिए मेमोरी को रिजर्व कर रहा है, तो स्टार्टिंग में वो बस केवल अनडिफाइंड वहां पर रख दे रहा है। तो ये सब कुछ हो जाएगा। और फिर हम जैसे यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं कुछ भी, ये मतलब हाय माय नेम इज, फिर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऐसा करके ऐड कर रहे हैं, तो ये एडिशन कुछ भी नहीं परफॉर्म करेगा। अगर तुम यहाँ पे कॉन्सोल लॉग लिख देते हो, तो कॉन्सोल लॉग, चलो मैं लिख देता हूँ एज, तो मैंने या फर्स्ट नेम में लिख देता हूं, तो ये इस मेमोरी क्रिएशन फेज के टाइम पर इस लाइन को नहीं लिखेगा। console डॉट लॉग मैंने नहीं लिखा, console मैंने लिख दिया है, तो console डॉट लॉग मुझे लिखना था। तो मेमोरी क्रिएशन फेज पे क्या करेगा ये सीधा इस वाली लाइन को, जो 6 नंबर की लाइन है, इस लाइन को स्किप कर देगा। वो केवल ढूंढ रहा है बस लेट कॉन्स्ट और वार कीवर्ड कहां दिख रहा है, जैसे जैसे दिखता जाएगा वो एक बॉक्स बनाता जाएगा उसके लिए और उसमें अनडिफाइंड डालता जाएगा। फिर क्या होगा, जब दोबारा से रन होगा, जब एक्चुअल कोड एग्जीक्यूशन फेज आएगा, अभी मेमोरी क्रिएशन फेज चल रहा है, जब कोड एग्जीक्यूशन फेज आएगा तब उसके अंदर वैल्यूज जाएंगी। जैसे हमने ये लिखा था आकाश, तो ये कॉपी कर लेंगे इसको, तो यहां पर हम इसको एक और बड़े ग्रुप में कर देते हैं और इसका नाम दे देते हैं मेमोरी क्रिएशन फेज। इसको मैं एक रेक्टेंगल के अंदर रख देता हूं, इस रेक्टेंगल को मैं सॉलिड कलर दे देता हूं, कोई सॉलिड कलर कैसा लगेगा, इसको मैं पीछे भेज देता हूं, ये पीछे ऐसे जाएगा ऐसे, हाँ। तो सॉलिड कलर तो सही नहीं लग रहा, बस केवल इसका कलर मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूं, हाँ ऐसा कुछ सही रहेगा। तो ये हो गया हमारा मेमोरी क्रिएशन फेज, और फिर यहां पर मैं लिख देता हूं मेमोरी क्रिएशन। तो ये जो भी मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, इसका मैं इसका इमेज या पीडीएफ फॉर्मेट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से सीधा डाउनलोड करके आप भी देख सकते हैं। इसको बाद में गो थ्रू करने के लिए कभी भी रिवाइज करना हो तो इसको देख सकते हैं। तो ये मेमोरी क्रिएशन फेज हो गया, और फिर मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूं, तो फिर दोबारा क्या होगा, कोड एग्जीक्यूशन फेज। मेमोरी क्रिएट हो गई है, मेमोरी हमारी एलोकेट हो गई है, सबको सब हर एक जो भी वेरिएबल था उसका नाम देके एक मेमोरी एलोकेट हो गई है, और उस सब मेमोरी के अंदर अनडिफाइंड रख दिया है जो जावास्क्रिप्ट का इंजन था उसने। तो अब एक्चुअल कोड चलेगा और एक्चुअल वैल्यू वहां पे रखी जाएगी। तो यहां पर अगर मैं लिखूं कोड एग्जीक्यूशन फेज, मैं लिखता हूं
तो ये डुप्लीकेट हुआ तो है, लेकिन ये मेरा बॉक्स नहीं डुप्लीकेट हुआ है। तो मैं इसको ग्रुप कर लेता हूं सबको, और फिर मैं इसको डुप्लीकेट करके कोड एग्जीक्यूशन फेस यहां पे क्रिएट करता हूं। तो कोड एग्जीक्यूशन फेस में हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा एक्चुअल में, और फिर उसके अंदर जो एक्चुअल वैल्यू है, जो स्ट्रिंग है उसके अंदर स्ट्रिंग जाएगा, जो नंबर है उसके अंदर नंबर जाएगा। और मैं इसको चेंज करके कर दूंगा कोड एग्जीक्यूशन फेज। तो ये अब हमारा है कोड एग्जीक्यूशन फेज। अब यहां पर ये अनडिफाइंड रिप्लेस होगा, इसका अनडिफाइंड रिप्लेस होके हो जाएगा इसका जो वैल्यू था एक्चुअल में, जो फर्स्ट नेम के अंदर हमने वैल्यू दिया था, तो इसका रिप्लेस होके हो जाएगा अंकुर। अंकुर नहीं, आकाश। आकाश वहां पे था, तो ये आकाश हो गया। और फिर ये, हाँ, और फिर जैसे ये आकाश होगा इसका ये टाइप भी चेंज हो जाएगा, और टाइप चेंज होके क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। ये टाइप चेंज होके हो जाएगा स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग हो जाएगा। और फिर यहां पर भी सेम चीज होगा, यहां पर ये चेंज होके हो जाएगा सिंग, ये सिंग हो गया है। और यहां पर ये जो अनडिफाइंड है ये भी चेंज होके हो जाएगा स्ट्रिंग। जैसे इसके अंदर वैल्यू आएगा सिंग, ये हो जाएगा स्ट्रिंग, STRING, ये हो गया स्ट्रिंग। और सेम केस इसके अंदर होगा, इसके अंदर वैल्यू आएगी 15 या जो भी एज है। कहाँ, ये एज 15 है और ये डेट ऑफ बर्थ मैंने ये रखा है, तो कोई बात नहीं, यहां पर 15 डाल देते हैं। और इसका जो टाइप है वो हो जाएगा नंबर, इसका टाइप हो जाएगा नंबर। और यहां पर भी आ जाएगा जो भी वैल्यू हमने असाइन की थी 1999, और इसका टाइप हो जाएगा, इसका भी टाइप हो जाएगा नंबर यहां पर। तो कुछ ऐसा होगा, पहले जो मेमोरी क्रिएशन फेज होगा उसमें केवल मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी हर एक नाम को, और उन सब में अनडिफाइंड डाल दिया जाएगा। और फिर जैसे ही कोड एग्जीक्यूशन फेज स्टार्ट होगा, उन सब मेमोरी के अंदर जो भी एक्चुअल मेमोरी क्रिएट हुई थी जहां पर अनडिफाइंड था, उस अनडिफाइंड को रिप्लेस करके जो एक्चुअल वैल्यू है, जैसे कि फर्स्ट नेम के अंदर आकाश था तो आकाश चला जाएगा, लास्ट नेम के अंदर सिंह था तो सिंह चला जाएगा, और एज के अंदर 15 चला जाएगा। वैसे ये 15 और एज ये कुछ मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ईयर ऑफ बर्थ के हिसाब से कोई मैच नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे लिख रहे हैं बस ट्राई करने के लिए। तो यहाँ पर एज के अंदर 15 चला जाएगा, और ईयर ऑफ बर्थ के अंदर 1999 चला जाएगा। तो ये, और फिर इन सब का जैसे इसके अंदर एक्चुअल जो भी वैल्यू आ जाएगी तो उसका टाइप भी चेंज होके वो एक्चुअल टाइप हो जाएगा। तो क्या हम लोग इस मेमोरी क्रिएशन फेज को पॉज करके देख सकते हैं अपने डेव टूल्स के अंदर? तो ऐसा नहीं है, हम लोग मेमोरी क्रिएशन फेज को पॉज करके नहीं देख सकते हैं, हम लोग कोड एग्जीक्यूशन को पॉज करके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग कोड एग्जीक्यूशन को पॉज करके देखेंगे, कोड एग्जीक्यूशन को पॉज करके देखेंगे और देखेंगे कि मेमोरी क्रिएशन फेज चला है, ठीक, हमें मेमोरी क्रिएशन फेज चला हुआ दिखेगा और उसके अंदर अनडिफाइंड दिखेगा। तो मेमोरी क्रिएशन के टाइम पे हम नहीं पॉज कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के जस्ट पहले पॉज कर सकते हैं, और एग्जीक्यूशन वाले फेज में कहीं भी पॉज कर सकते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पर अपने देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट टाइम में हमारा पूरा मेमोरी क्रिएट हो जाएगा, फिर जब एक्चुअल कोड एग्जीक्यूशन होगा तो हमारा, जैसे मैंने कंसोल लॉग लिखा है तो ये कंसोल लॉग रन होगा, और मतलब पहले ये लाइन नहीं रन होगी ऑब्वियसली, पहले तो ये फर्स्ट नेम के अंदर ये वैल्यू जाएगी, फिर इसके अंदर सब ऐसे ऐसे सबके अंदर एक्चुअल वैल्यू चली जाएगी। और जैसे मैंने इस कंसोल लॉग को सबसे पहले लिख दिया है, मैंने कंसोल लॉग को सबसे पहले लिख दिया यहाँ पर, तो देखो क्या होगा, ये यहाँ पर अभी हमारे मेमोरी के अंदर जो भी हमारी मेमोरी क्रिएट हुई है, अभी कोड एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, ये तुम अभी इमेजिन करो ये चीज नहीं है, ये पूरा कोड एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, मेमोरी क्रिएट हुई थी। पहली बार जब हमारा कोड स्कैन, जब जावास्क्रिप्ट इंजन हमारे कोड को स्कैन किया था तो उसने लेट, वार और कॉन्स्ट इन तीनों कीवर्ड को देखा था, उसके लिए मेमोरी स्टोर कर दी थी। तो हमारे पास, अच्छा हाँ, यहाँ पर हमने इसके लिए यूजर इंट्रो के लिए मेमोरी क्रिएट ही नहीं की थी, तो कोई बात नहीं, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल स्लैश, अगर कंट्रोल के साथ स्लैश दबाता हूँ तो ये कमेंट आउट हो जाएगा, तो इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर दो, तो जावास्क्रिप्ट उस कमेंटेड लाइन को नहीं टच करेगा। तो मैं कमेंट कर देता हूं, बाद में हम लोग उसको अनकमेंट कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो जब फर्स्ट टाइम उसने मेमोरी क्रिएट करी थी तो उसने सब वैल्यूज के अंदर अनडिफाइंड रखा था, तो हमारी मेमोरी के अंदर अभी अनडिफाइंड है। तो जब एक्चुअल कोड एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो ये हमारा फर्स्ट लाइन इनकाउंटर होगा,
तो अब यहाँ पर अभी तो ये एग्जीक्यूशन हुआ नहीं है, अभी फर्स्ट नेम के अंदर हमारा आकाश की वैल्यू गई नहीं है। अभी जब हमारी ये वाली लाइन रन होगी तब आकाश के अंदर ये वैल्यू जाएगी। तो अभी हम लोग इसको पॉज करके देखेंगे, एक्चुअल में हम लोग पॉज करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे उसके अंदर वैल्यू जा रही है। हम लोग ऐसे बटन दबाएंगे, वैल्यू उसके अंदर चली जाएगी। तो अभी तुम गेस करो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या आएगी। तो फर्स्ट नेम के अंदर हमारा वो है, क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड है, तो हमें अनडिफाइंड इसकी वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर देखो ये मेरा है कंसोल का आउटपुट यहाँ पे आ रहा है। तो लाइन नंबर 1 से script.js में लाइन नंबर 1 से ये अनडिफाइंड आ रहा है। तो इसका अभी जो भी वैल्यू है अनडिफाइंड है। और इसका तुम टाइप ऑफ अगर चेक करते हो, टाइप ऑफ, तो टाइप ऑफ भी अनडिफाइंड है, क्योंकि यहाँ पर उसकी वैल्यू भी अनडिफाइंड है और टाइप भी अनडिफाइंड है। तो ये देखो टाइप भी अनडिफाइंड आ रहा है। तो ये देखो जब ये टाइप ऑफ जब हम लोग लिखते हैं तो ये देखो थोड़ा सा डार्क, मतलब थोड़ा सा हाईलाइटेड है, ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा व्हाइट है, ठीक। लेकिन अगर इसको हम टाइप ऑफ को हटा देते हैं तो ये एक्चुअल अनडिफाइंड आ रहा है। तो अनडिफाइंड ये थोड़ा सा लाइट कलर है, मतलब थोड़ा सा कम मतलब थोड़ा सा हल्का सा डार्क है। तो ये अभी इस केस में एक्चुअल में जब हम ये कर रहे हैं टाइप ऑफ, तो यहाँ से एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। तो जब हमने यहाँ पर देखा था, देखो मैं एक चीज करता हूं, अगर मैं यहाँ पर अगर हेलो लिखता हूं, अगर मैं यहाँ पर हेलो लिखता हूं तो इसको देखो ये सीधा ऐसे आ रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पर अगर हेलो लिखता हूं, अगर ऐसे मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूं तो ये ऐसे ग्रीन कलर का आ रहा है, ये ग्रीन कलर का आ रहा है। और यहाँ पर जो हमने इस कंसोल लॉग के थ्रू प्रिंट करवाया है तो हमारा व्हाइट कलर का आ रहा है। अभी मैं यहाँ पर फिर से अगर इसको प्रिंट करवाऊंगा तो जब मैं कंसोल लॉग के थ्रू प्रिंट करवाता हूँ तो ये सीधा व्हाइट आती है हमारी स्क्रीन, जो हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो व्हाइट कलर की आती है। और हमारा नंबर भी प्रिंट करवा के देख लेते हैं वो किस कलर का आता है। ये अगर मैं नंबर प्रिंट करवाता हूं तो नंबर का कलर एक्चुअल कलर आता है, जो भी यहाँ पर हमारा आ रहा था। जैसे हमने यहाँ पे किया था कुछ भी, तो नंबर का कलर आ रहा था ब्लू कलर का, तो नंबर का कलर सही आता है, लेकिन स्ट्रिंग व्हाइट कलर की होती है। तो जैसे मैं यहाँ पर हेलो करता हूँ तो ये व्हाइट आ रहा है। तो इसीलिए मैं जब यहाँ से कंसोल लॉग करवाता हूँ, कंसोल लॉग कुछ भी कोई भी स्ट्रिंग करवाऊंगा तो वो ऐसे सिंगल कोट के अंदर नहीं दिखाएगा, वो व्हाइट कलर के अंदर दिखाएगा। तो इसीलिए अगर मैं रिलोड करता हूँ तो ये व्हाइट कलर का दिखा रहा है और वो ग्रीन कलर का नहीं दिखा रहा है, जैसे हमें यहाँ पे दिखता है। जब हम कंसोल के अंदर ऐसे सीधा टाइप करते हैं तो स्ट्रिंग का जो आउटपुट आता है वो ग्रीन कलर का आता है, हल्का ग्रीन ब्लू टाइप में है और वो सिंगल कोट के अंदर दिखता है। तो इसीलिए जब हम यहाँ पर टाइप ऑफ फर्स्ट नेम करते हैं, यहाँ पर अगर टाइप ऑफ फर्स्ट नेम करेंगे तो ये जो भी टाइप ऑफ होता है, जो भी टाइप ऑफ होता है, जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ पर अगर टाइप ऑफ करता हूं तो अभी तो टाइप ऑफ जो भी फर्स्ट नेम है वो हो चुका है। वो जब तक हम लोग यहाँ पर आके हम लोग टाइप कर रहे हैं तब तक जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट हो चुका है और फर्स्ट नेम के अंदर आकाश की वैल्यू आ गई है। और यहाँ पर अगर टाइप ऑफ करते हैं ये फर्स्ट नेम तो यहाँ पर आ रही है स्ट्रिंग, लेकिन इसको मैं यहाँ पर अगर कर देता हूँ वेरिएबल जहाँ पे हो चुका है तो ये स्ट्रिंग ही आ रहा है, लेकिन वो देखो डिफरेंस है क्योंकि हमने कंसोल लॉग के थ्रू प्रिंट करवाया है, इसीलिए व्हाइट कलर की स्ट्रिंग आ रही है और ये ग्रीन कलर की स्ट्रिंग एक सिंगल कोट के अंदर आ रही है। तो जब ऐसे आए स्ट्रिंग, तो जब ऐसे व्हाइट कलर में आए तो समझ लो कि ये एक स्ट्रिंग आ रही है। तो ये जो चीज आ रही है इसका भी तुम टाइप देख सकते हो। अगर इस पूरे चीज को ब्रैकेट में हम रख दें तो ये पूरा इवेल्युएट होके क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग आएगी जिसकी वैल्यू होगी अनडिफाइंड, तो उसका भी तुम टाइप ऑफ चेक कर सकते हो, टाइप ऑफ फर्स्ट नेम। तो ये स्ट्रिंग रहेगी एक्चुअल में, ये एक स्ट्रिंग है। तो ये हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है, तो कोई बात नहीं। तो बस मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूं तो ये यहां पर हो गया टाइप ऑफ फर्स्ट नेम स्ट्रिंग, मतलब टाइप ऑफ फर्स्ट नेम अनडिफाइंड जो कि एक स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर टाइप ऑफ हटा देता हूँ, केवल फर्स्ट नेम करता हूँ तो ये हल्का सा मतलब लाइट कलर में आ रहा है और सही से दिख नहीं रहा है, तो मतलब थोड़ा सा डल कलर है इसका। तो इसका मतलब ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है और ये है टाइप ऑफ करके स्ट्रिंग। तो ये एक्चुअल वैल्यू ये इसके अंदर है और जो टाइप ऑफ है वो यहाँ पर है, टाइप ऑफ इसके ऊपर है, मतलब अनडिफाइंड है। तो जब कोड एग्जीक्यूट अभी नहीं हुआ है, अभी सीधा केवल मेमोरी क्रिएट हुई थी, तो फर्स्ट नेम के अंदर हमें
वो मिल गया था, मतलब अनडिफाइंड था उसके अंदर, तो सीधा अनडिफाइंड यहाँ पे आ गया। तो टाइप ऑफ अगर हम हटा देते हैं तो इसकी एक्चुअल वैल्यू देखते हैं, तो देखो अनडिफाइंड है उसके अंदर, उसके अंदर से अनडिफाइंड आ रहा है ये। और अगर हम इसको लास्ट नेम को ट्राई करें तो देखो क्या होगा, तो फिर एरर आएगी। हमने लास्ट वीडियो में देखा था लास्ट नेम जो है इसके केस में भी सेम चीज हो रहा है, मेमोरी क्रिएट हो रही है, अनडिफाइंड वहां पे भी स्टोर हो रहा है। लेकिन ये लास्ट नेम है जो एक ये नया चीज है, ये 2015 में आया था, तो इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई कि उसमें एक्चुअल वैल्यू डालने से पहले तुम एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। एक्सेस करने का फायदा ही क्या है, जब अनडिफाइंड ही है, उसके अंदर एक्चुअल वैल्यू मिलेगी ही नहीं, तो फायदा ही क्या है। तो इसको थोड़ा सा मतलब इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक वैलिडेशन लगा दी गई कि तुम जब उसके अंदर वैल्यू डाल दोगे उसी के बाद तुम उसको यूज कर पाओगे। तो जब वार के केस में होता है, तो वार के केस में वो पुराना चीज था, वो काफी पहले से था, जब जावास्क्रिप्ट बनी थी तब से था, तो उसके केस में वो हम पहले भी यूज कर सकते थे, और जो भी उस टाइम पर मेमोरी के अंदर था तो उसको मतलब हमें उसकी वैल्यू मिलती थी। तो अगर मैं इसको फिर से फर्स्ट नेम कर दूं और मैं यहां पर अगर आ जाऊं, यहां पर अभी हम पॉज करके देखेंगे कि लेट के केस में भी वो चीज हो रहा है, लेट के केस में भी वो मतलब वैल्यू आ रही है वहां पर, और उसके अंदर भी अनडिफाइंड जा रहा है। वार के केस में भी वैल्यू वहां पर मतलब एक वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, उसके अंदर भी अनडिफाइंड जा रहा है, जो फर्स्ट मेमोरी क्रिएशन फेज होता है। तो अगर हम यहाँ पर इसको मैं बड़ा करता हूँ तो ये सोर्सेस टैब में आ जाऊंगा मैं। अगर आपके उसमें नहीं दिख रहा है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर कहीं सोर्सेस टैब दिख जाएगा ऐसे, तो मैं सोर्सेस टैब में आ जाता हूँ। और यहाँ पर अगर हवर करोगे तो देखो एरो टाइप में कुछ बन के आ रहा है, इसको बोलते हैं डीबगर। तो डीबगर क्या होता है बेसिकली, अगर ये हम लगा देंगे तो ये हमारा कोड इधर रुक जाएगा, जैसे हम रिलोड करेंगे ना एकदम स्टॉप हो जाएगा, ठप हो जाएगा पूरा प्रोग्राम ही। तो मैंने ये डीबगर लगा दिया, इसको डीबगर नहीं, इसको ब्रेक पॉइंट भी बोलते हैं। मतलब हमने यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया कि यहाँ पे ब्रेक हो जाए हमारा कोड, ब्रेक नहीं मतलब इस पर ब्रेक लग जाए कोड के ऊपर। तो अगर मैं इसको रिलोड करता हूं तो देखो क्या होता है, जिससे मैं रिलोड करूंगा देखो ये यहाँ पे रुक गया है, ये एकदम लोडिंग हो रहा है, और यहाँ पर जो हमारा HTML था वो भी अभी नहीं आया है, वो जो अभी थोड़ी देर तक दिख रहा था। अभी मैं फिर से इसको हटा के मैं नॉर्मल रिलोड करके दिखाता हूँ, तो अभी हमारा ये HTML के अंदर जो भी था H1 हमने लिखा था वो आ रहा है। और इसको मैं जब डिबगर लगा के रिलोड कर देता हूँ तो ये थोड़ी देर तक दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी है यहाँ पर, लेकिन जब हमारा पेज अच्छे से रिलोड हो जाएगा तो यहाँ से गायब हो जाएगा और ये भी नहीं दिखेगा। अभी देखना, ये थोड़ा सा वेट करना, गायब हो जाएगा। इसको आइडियली तुरंत ही गायब हो जाना चाहिए, लेकिन ये क्रोम शायद कैश करके रखता है तो इसीलिए ये तुरंत नहीं गायब हो रहा है, लेकिन गायब हो गया। तो देखो क्या हुआ है, अभी हम लोग एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। और हमारा HTML भी नहीं आ रहा है ये, और यहाँ पे लोडिंग दिखा रहा है। तो जब तक हम लोग इस पे रुके रहेंगे तब तक ये लोडिंग रहेगा, ऐसे ही मतलब लोडिंग होता रहेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हम HTML फाइल के अंदर आए, हमारा जो ब्राउजर है इस फाइल को index.html को रिक्वेस्ट भेज रहा है, और ये हमारा जो लाइव सर्वर का जो सर्वर है, जो छोटा सा सर्वर हमने लाइव सर्वर का यूज करके क्रिएट किया है, एक्सटेंशन का यूज करके क्रिएट किया है, तो ये हमारे ब्राउजर को ये वाली index.html फाइल भेज देता है। ये वाली index.html फाइल भेज दिया उसने, तो फिर ऊपर से लाइन नंबर 1 से हमारा ब्राउजर HTML को समझना शुरू करता है। तो एक एक करके समझता है, फिर उसको ये टाइटल वाला ये लाइन मिलता है, तो ये इस लाइन को एग्जीक्यूट कर देता है। इस लाइन को एग्जीक्यूट करके यहाँ पर हमारा टाइटल डाल देता है, इसने टाइटल डाल दिया। अब फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये लाइन उसको मिलती है script.js। तो ये क्या करता है, हमारा जो index.html हमारा जब ब्राउजर पढ़ रहा था, जो हमारा मतलब जो भी HTML का भी इंजन होता है, HTML पार्सर उसको बोलते हैं। तो HTML पार्सर जो भी पढ़ रहा था उसने फिर इस script.js को रिक्वेस्ट भेज दी। तो बेसिकली ये जो हमारी index.html फाइल थी, इसने script.js को रिक्वेस्ट भेज दी। इन सबको हम देख सकते हैं नेटवर्क टैब में। एक बार नेटवर्क टैब में चले जाते हैं और इसको यहाँ पर एक बार क्लियर कर दो और देख लो तुम, ये तुम्हारा कोई भी फिल्टर ऑन ना हो, बस ऑल पे क्लिक हो। अगर ऑल पे अगर देखो ये बाय डिफॉल्ट हो सकता है तुम्हारा ऐसा हो, इस पे लेकिन क्लिक कर दोगे तो ऑल का ऐसे फिल्टर लग के आ जाएगा। तो ऑल का लगा रहने दो, और इसको अगर रिलोड करते हैं हम तो ये तुरंत इधर आ गया। लेकिन अगर हम, क्योंकि हमने यहाँ पे डिबगर लगाया था इसीलिए ये जंप होके इधर आ गया नेटवर्क से। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो ये कहाँ गया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, थोड़ा सा जूम आउट ही करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। तो अभी क्या हुआ है, इसने index.html फाइल को रिक्वेस्ट भेजी थी हमारे ब्राउजर ने, और इसका इनिशिएटर अदर था। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से वॉच दिस बिफोर लर्निंग HTML वाली वीडियो में बताया था।
जो कि बूट कैम्प की सेकंड वीडियो ही है, इंटरनेट वाले वीडियो के बाद ही, काफ़ी एक दो घंटे की वीडियो है, लगभग 2 घंटे की क्लोज की वीडियो है। तो उसमें बहुत ही अच्छे से बताया था कि ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कैसे होता है, कैसे ब्राउजर रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। तो ये हमारा जब यूआरएल पे एंटर किए तो उसने इसको रिक्वेस्ट भेजा index.html को, और फिर जब ये index.html जो हमारा ब्राउजर समझ रहा था तो फिर उसको ये लाइन नंबर मिली। ये लाइन नंबर अगर यहाँ पे हवर करेंगे शायद, तो नहीं तो यहाँ पर अगर क्लिक कर दोगे तो ये लाइन नंबर 8 पे, अगर जैसे ही क्लिक करते हो लाइन नंबर 8 पे पहुंच जाता है यहाँ पर HTML के अंदर। और फिर ये बता रहा है इस लाइन नंबर 8 से इस script.js को रिक्वेस्ट भेजी गई है index.html के थ्रू। तो यहाँ पर इनिशिएटर जो है, इनिशिएटर का मतलब होता है स्टार्ट करने वाला, तो इस रिक्वेस्ट को स्टार्ट किया index.html ने, और फिर ये इस पे मैंने क्लिक कर दिया तो वो ऊपर नीचे हो गया था। तो फिर script.js को रिक्वेस्ट जाती है और फिर से हमारा सर्वर उसको रिस्पॉन्स करता है एक script.js वाली फाइल से, इस फाइल से। और इस फाइल के अंदर हमने इतना सारा कोड लिखा है, और फिर यहाँ पर हमने अपने सोर्सेस के अंदर यहाँ पर डिबगर भी लगा दिया है। तो डिबगर लगाने से हमारा सब कुछ एकदम रुक जाता है, एकदम केवल जावास्क्रिप्ट ही नहीं, सब कुछ, अगर HTML भी है तो सब कुछ रुक जाएगा एकदम से। तो यहाँ पर रुक गया है। अब उसके आगे हमारा ब्राउजर बढ़ ही नहीं पाया, मतलब जो भी ब्राउजर हमारा HTML समझ रहा था वो आगे बढ़ ही नहीं पाया है। तो इसी वजह से हमें ये H1 नहीं दिख रहा है, ये बॉडी तक जा ही नहीं पाया। अगर मैं इस स्क्रिप्ट को इस टाइटल के ऊपर रख देता हूं तो हमारा टाइटल भी नहीं दिख पाएगा, क्योंकि टाइटल सेट करने से पहले ही हम लोग लाइन नंबर 7 पे ही जावास्क्रिप्ट कॉल कर दे रहे हैं और जावास्क्रिप्ट के अंदर ही हम लोग डिबगर लगा दे रहे हैं। डिबगर यानी कि ब्रेक पॉइंट, तो हम अपने पूरे कोड को एकदम से पॉज कर दे रहे हैं। अगर मैं इसको फिर से रीलोड करता हूं तो गेस करो क्या होगा। अभी तक केवल H1 गायब हुआ था, तो क्या टाइटल भी यहाँ पे गायब हो जाएगा? क्योंकि हमने टाइटल के ऊपर इसको रख दिया है, टाइटल के ऊपर script.js को। तो आइडियली गायब हो जाना चाहिए, लेकिन मैं अगर रिलोड करूं तो ये देखो गायब नहीं हो रहा है। यहाँ से ये H1 तो नहीं आया, लेकिन ये जो टाइटल है ये नहीं गायब हुआ। तो ये गायब इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ब्राउजर ये जो टाइटल है इसको कैश करके रखता है, इसीलिए गायब नहीं हो रहा है। और ये मतलब इसको एक बार मिल गया तो वो गायब नहीं करना चाहता, इसीलिए वो गायब नहीं हो रहा है। तो क्या करूं मैं, अगर इसको न्यू टैब में खोलता हूं, और डिबगर अगर तुम सीधा ऐसे करके न्यू टैब में खोल दोगे तब तो सब कुछ आ जाएगा, हमारा कोड ही नहीं रुकेगा, डिबगर भी काम नहीं करेगा, एकदम से रुक जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू टैब में इसको ओपन करता हूँ और एंटर प्रेस करने से पहले ही मैं ये डेव टूल्स खोल लेता हूँ। एक बार जब तुम्हारा डेव टूल्स खुल जाएगा तब डिबगर काम करेगा, कहीं भी हो, एलिमेंट्स टैब खुला हो या कंसोल टैब खुला हो या सोर्सेस कोई भी टैब खुला होगा, एक बार तुम्हारा डिबगर ये जो डेव टूल्स है ये खुल जाता है तो डिबगर काम करेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ तो गेस करो क्या होगा। क्या अभी इस बार रुक जाएगा? इस बार भी नहीं रुकेगा, क्योंकि अभी हमारे उस पर डिबगर या जो भी ब्रेक पॉइंट है वो नहीं लगा है, क्योंकि अभी इस टैब में, इस पर्टिकुलर टैब में हमारा वो जावास्क्रिप्ट का कोड आया ही नहीं, अभी तो हमने रिक्वेस्ट ही नहीं भेजी। तो फर्स्ट टाइम में अगर हम एंटर करेंगे तो पहले तो आएगा वो कोड, अभी यहाँ सोर्सेस में जाओगे तो अभी तो ये कोड आया है, अब डिबगर लगा है, तो अब अगर एंटर करोगे तब ये रीलोड होगा। तो फिर क्या फायदा न्यू टैब में ओपन करने का, ये तो यहीं पे ऐसे ही है, ये सीधा अभी भी दिखा रहा है हमें टाइटल। तो उसके लिए अभी चलो एक कीवर्ड मैं बताता हूँ, उसको लगा दो इसके ऊपर, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो डिबगर है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर डेव टूल्स की, ये जो ब्रेक पॉइंट है इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। यहाँ पर एक कीवर्ड लगा दो डिबगर। ये डिबगर क्या है, एक्चुअल में क्या काम कर रहा है, आगे चल के मैं एकदम अच्छे से बताऊंगा। तो ये बेसिकली वही ये एक तरह से पॉज कर दे रहा है कोड को, कर देगा कोड को जब भी हमारा ये डिबगर कीवर्ड मतलब एनकाउंटर होगा। आगे चल के मैं और भी अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। तो अगर मैं फिर से न्यू टैब में ओपन करूं इसको और डेव टूल्स भी ओपन कर लूं साथ में, तो देखना यहाँ पर मैं कोई भी एलिमेंट्स टैब या कोई भी टैब हो इसको ओपन करके रखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो अभी हो गया हमारा, जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा हो गया। ये हमारा जो पेज है एम्प्टी हो गया है, एकदम एम्प्टी पेज आ गया। और टाइटल देखो, ये हमारा जो यूआरएल था वही टाइटल है, एक्चुअल जो टाइटल हमने दिया था वो नहीं हो रहा है, वो मतलब अभी नहीं चल रहा है। तो इसको अगर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, इस जो रिज्यूम है बटन, इसको अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो देखना टाइटल भी आ जाएगा, यहाँ पे हमारा H1 भी आ जाएगा, सब कुछ एक बार में आ जाएगा। तो कुछ ऐसे मतलब काम करता है, एकदम से अटक जाता है हमारा कोड। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको फिर से जैसा था वैसा कर देता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ। तो ये जो हमारा HTML पार्सर है या HTML का जो भी इंजन है
वो बॉडी तक पहुंचा ही नहीं है अभी, वो केवल स्क्रिप्ट तक पहुंचा था, बस स्क्रिप्ट तक ही पहुंचा था और हमने उसको बीच में ही रोक दिया है। तो जैसे ही बीच में हमने रोक दिया तो ये आगे तक बढ़ा ही नहीं, तो हमें H1 कुछ भी दिख ही नहीं रहा है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक चीज लगा सकते हैं, यहाँ पर मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, डिफर। तो डिफर लगाने से क्या होगा, ये जावास्क्रिप्ट को कॉल चली जाएगी, जैसे इस लाइन तक, लाइन नंबर 8 तक आएगा, जावास्क्रिप्ट को वो कॉल कर लेगा, मतलब रिक्वेस्ट भेज देगा, तुरंत ही रिक्वेस्ट भेज देगा, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसको एग्जीक्यूट कब तक नहीं करेगा, जब तक हमारा बॉडी के अंदर जितना भी HTML है उसको पार्स नहीं कर देता है, उसको मतलब पूरा सा एकदम से शो नहीं कर देता है, तो तब तक जावास्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं होगी। तो अगर मैंने वहां पे डिफर लगा दिया, तो अभी देखना, इसको अगर हम फिर से रिलोड करते हैं, Ctrl+R अगर मैं करता हूं, तो ये देखो मेरा कोड यहाँ पे ये दिख रहा है, जो भी मतलब HTML का जो भी कोड था, HTML के अंदर जो भी मैंने लिखा था ये दिख रहा है। और यहाँ पर ये देखोगे ये एक बटन भी आ गई है, यानी कि HTML को अब मतलब जो भी हमारा HTML इंजन था, HTML पार्सर था, उसको मौका मिल गया है कि अब हम उस बॉडी के अंदर कुछ भी चीजें रख सके। तो जैसे ही डिबगर लगाते हैं तो यहाँ पर ये भी आ जाता है, लेकिन जब हमने यहाँ पर ये एक पॉज और प्ले का बटन आ जाता है, ये बटन यहाँ पर भी होता है, इधर भी होता है, लेकिन इधर भी आ जाता है एक बटन। तो ये बटन इस केस में नहीं आ रहा था इसके पहले जब डिफर नहीं लगा था, क्योंकि हमारी बॉडी ही नहीं क्रिएट हुई थी, मतलब बॉडी तक पहुंचा ही नहीं था हमारा इंजन, तो बॉडी वहां पर आई ही नहीं थी, तो इसीलिए ऐसा हो रहा था। तो एक बार मैं इसको यहाँ पर अगर क्लिक कर दोगे तो वो जो भी अटका था, जो भी रुका था, वो अपने आप प्ले हो जाएगा नॉर्मल स्पीड से जैसे प्ले होता है। तो मैंने क्लिक कर दिया, तो अब मैं अगर इसको रिलोड करता हूँ तो देखना ये चीज यहाँ से गायब नहीं होगा, ये रिलोड होगा और ये आएगा जो भी HTML के अंदर है, लेकिन हमारा कोड अटकेगा। लेकिन अटकेगा कब, जब इसके बाद जब ये वाली लाइन रन हो जाएगी, तो जब पूरी बॉडी का जो भी और भी कितने भी तुम 1000 तरह के अगर बॉडी के अंदर H1 H2 div सब कुछ रखे हो, तो वो सब कुछ जब हमारे पेज के ऊपर आ जाएगा, उसके बाद जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगी। तो आइडियली हम लोग ऐसे ही करेंगे, तो हम यहाँ पे डिफर लगाएंगे। तो डिफर जब लगा देंगे तो ये अभी देखना, अब अगर मैं रिलोड करता हूं तो यहाँ पर ये देखो ये इधर से गायब नहीं हुआ है, ये रिलोड हो रहा है, ये गायब नहीं हुआ, ना तो ये होगा अभी गायब, क्योंकि हमारा पूरा HTML उतना चल चुका है। और फिर यहाँ पर एक बटन भी आ गई है, यहाँ से हम इसको नॉर्मली कंटिन्यू कर सकते हैं। इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मली कंटिन्यू हो जाएगा और जो भी अटका था वो खत्म हो जाएगा। तो इसको मैं फिर से रिलोड करता हूँ, तो ये तो हो गया कैसे हमारा HTML भी अटक जाता है जावास्क्रिप्ट चलाने के लिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा HTML ना अटके, हमारा HTML पूरा चल जाए, उसके बाद जावास्क्रिप्ट चले, तो यहाँ पर हम डिफर लगा देंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको सीधा यहाँ से हटा के इधर इधर रख देते हैं, बॉडी के ऊपर ही, यानी कि बॉडी के जस्ट ऊपर, यानी कि इससे क्या होगा, पूरा जो HTML है पूरा सब कुछ चल जाएगा। उसके बाद इस जावास्क्रिप्ट को रिक्वेस्ट जाएगी और फिर उसके बाद जैसे ही रिक्वेस्ट जाएगी और जैसे ही उसका रिस्पॉन्स आएगा वैसे ही तुरंत जावास्क्रिप्ट चल जाएगी। तो इस केस में भी हमारा ये गायब नहीं होगा। अगर मैं इसको पॉज करके फिर से रिलोड करता हूँ तो देखो ये गायब नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा पूरा HTML चल चुका है और बॉडी क्रिएट हो चुकी है, उसके अंदर H1 भी आ चुका है। तो इस वाली अप्रोच को हम इसलिए नहीं फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मान लो नेटवर्क की अगर यूजर का स्लो है, तो जब तक HTML पार्स हो रहा है, तो अगर हम यहाँ ऊपर दे देते हैं, ऊपर दे रहे हैं, तो जब तक HTML हमारा पार्स हो रहा है, HTML को हमारे ब्राउजर में शो कर रहा है, तब तक नेटवर्क के थ्रू हमारी ये जावास्क्रिप्ट फाइल आ जाएगी, क्योंकि रिक्वेस्ट पहले ही भेज दी गई है। अब आगे वो HTML अपना HTML क्रिएट कर रहा है, वेब पेज पूरा क्रिएट कर रहा है, तो तब तक रिक्वेस्ट आ जाएगी। जैसे हमारा बॉडी का एंड आएगा, जैसे पूरा HTML क्रिएट हो जाएगा हमारे पेज पे, तुरंत ही हमारी जावास्क्रिप्ट मिल जाएगी, क्योंकि आ चुकी है ऑलरेडी। लेकिन जब हम ऐसा कर देते हैं, तो जब हमारा HTML पूरा पार्स होना खत्म हो जाता है, उसके बाद रिक्वेस्ट जाती है। जब यहाँ पे ये लाइन इनकाउंटर होती है तो रिक्वेस्ट जाती है, फिर तुरंत ही उसका रिस्पॉन्स आता है, फिर तुरंत ही रन कर देता है। तो अभी इस केस में हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल भी बहुत स्लो है और सीधा लोकल होस्ट पे भी रन कर रहे हैं, तो नेटवर्क भी एकदम फास्ट रहेगा, तो कुछ भी हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन जब प्रोडक्शन में काम करेंगे, तो हमारी जो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे कंपनी के अंदर, तो फाइल्स बहुत लंबी लंबी, काफ़ी बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, 1,000, 2,000, 10,000 लाइन्स की फाइल्स होती हैं। मतलब वैसे इतनी लंबी अगर फाइल्स हो जाती हैं तो उसको सेपरेट कर दिया जाता है अलग अलग फाइल्स में, लेकिन 1000 लाइन्स तो काफ़ी कॉमन है, 1000 लाइन्स बड़े आराम से हो जाती हैं। तो उस केस में हम लोग ये डिफर यूज़ करते हैं, और ये काफ़ी सही चीज़ है, काफ़ी सही है, और हम लोग यही यूज़ करेंगे। और उसका हमने ड्रॉबैक भी देख लिया यहाँ पर यूज़ करने का। तो मैंने यहाँ पे डिफर लगा दिया, अब ये सही से काम करेगा। अब हम
अभी तक तो हम यही समझ रहे थे HTML कैसे अटक जाता है, कैसे ये जावास्क्रिप्ट उसको HTML को भी चलने से रोक देती है। तो मैं इसको फिर से रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पर अब हम अगर इसके अंदर आएंगे इधर, अगर इधर देखोगे तुम तो यहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा, स्कोप। मैं इसको और छोटा कर देता हूँ, नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, इससे बाहर ही निकाल लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्पेस हमें मिल जाएगा। तो इसको मैंने एकदम से बाहर निकाल लिया है। तो फिर देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हमारा ये जो कोड है इधर पॉज हो गया है। तो इधर तुम देखोगे तो ये स्कोप दिख रहा है और ये स्क्रिप्ट दिख रहा है, मतलब स्कोप के अंदर। तो इस सबको मैं अभी क्लोज कर देता हूं। तो अभी के लिए हम केवल स्कोप के ऊपर फोकस करेंगे। तो और भी अगर तुम्हारा ओपन है कोई भी तो इसको क्लोज कर दो। तो मैं इसको ओपन करता हूं केवल स्कोप को, और सबको क्लोज कर दो ताकि कोई भी डाउट ना रहे, कुछ भी ना रहे। तो अगर तुम यहाँ पर ग्लोबल को ओपन करोगे, ग्लोबल को अगर ओपन करते हो तो यहाँ पर तुम्हें ये वाला वेरिएबल दिखेगा जो हमने क्रिएट किया था, फर्स्ट नेम, इस ग्लोबल स्कोप के अंदर। अभी स्कोप क्या होता है इसको भूल जाओ, बस समझ लो ये एक लोकेशन है जहाँ पे हमारा वेरिएबल स्टोर है। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम अगर तुम स्क्रॉल करोगे तो एफ से देखो ये फर्स्ट नेम है, और इधर अनडिफाइंड है, ये देखो फर्स्ट नेम है और फर्स्ट नेम के अंदर अनडिफाइंड है। तो यही है हमने यहाँ पर देखा था, ड्रॉ किया था। तो अभी क्या हुआ है, मेमोरी क्रिएशन फेज रन हो चुका है और हमारा कोड जो आके पॉज हुआ है वो कोड एग्जीक्यूशन फेज में आके पॉज हुआ है। लेकिन एग्जीक्यूट करके वैल्यू तब जाएगी जब इस लाइन को रन करेगा वो। तो अभी हमारी मेमोरी क्रिएट हो चुकी है फर्स्ट नेम नाम से, और उसमें अनडिफाइंड रखा जा चुका है। तो यहाँ पर अनडिफाइंड रखा है। तो अगर मैं इस लाइन को एक एक करके अगर तुम चाहो तो, जैसे हमारा कोड यहाँ पे स्टॉप्ड है, लेकिन अगर तुम चाहो तो इसको एक एक करके आगे बढ़ा सकते हो। ये वाली बटन अगर दबाओगे, या तो शॉर्टकट यहाँ पे दिखा रहा है F9, तो सीधा ये बटन दबाते हैं। अगर जैसे ही दबाएंगे देखना तुम, ये हमारा जो लाइन है जो ग्रीन ग्रीन दिख रही है ये यहाँ पर आ जाएगी, इधर आ जाएगी। और अभी इधर हवर करके भी देख सकते हो, हवर जैसे ही करोगे यहाँ पे दिखा रहा है कि अनडिफाइंड है। तो हमारा इसका मतलब है कि मेमोरी के अंदर हमारा ये क्रिएट हो चुका है। और अगर लास्ट नेम के ऊपर भी अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अनडिफाइंड नहीं दिखा रहा है, लेकिन अभी लास्ट नेम पर हम आते हैं क्योंकि ये लेट का यूज करके किए हैं हम लोग, तो इसीलिए इसको भी हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इसका वैल्यू नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो लेकिन ये क्रिएट हो चुका है, अभी हम लोग वो भी देखेंगे। तो हम एक एक लाइन करके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये क्लिक करेंगे तो एम्प्टी स्पेस पर तो जाएगा नहीं, एम्प्टी स्पेस कुछ कर नहीं रहा है, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है। तो जैसे यहाँ पर आ रहे हैं तो अभी भी ये देखो, जैसे हम इस लाइन पे आए, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ये लाइन चल गई, तो इस फर्स्ट नेम के अंदर आकाश आ गया है। और इधर फिर से स्क्रॉल करके अगर जाओगे ये फर्स्ट नेम के अंदर तो ये आकाश आ गया, पहले अनडिफाइंड था अब आकाश आ गया है। तो अब ये लास्ट नेम कहाँ है, लास्ट नेम ये ग्लोबल के अंदर नहीं आता है, ये इसके अंदर आता है। देखो लेट और कॉन्स्ट का यूज करके तुम जितना भी क्रिएट करोगे, जितने भी वेरिएबल्स, वो स्क्रिप्ट के अंदर आएंगे। जो भी वार का यूज करके क्रिएट करोगे वो ग्लोबल के अंदर जाएंगे। तो ये स्क्रिप्ट भी एक तरह से ग्लोबल ही है, लेकिन एक दूसरी तरह से है, मतलब दूसरे तरह से है। तो इसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया जावास्क्रिप्ट ने कि तुमने कॉन्स्ट और लेट यूज करके जो भी किया है इसको हम स्क्रिप्ट के अंदर रखेंगे। तो ये भी एक ग्लोबल स्कोप ही है। तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर देखो एज है, तो एज और लास्ट नेम ईयर ऑफ बर्थ, तो ये बेसिकली यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो क्रिएट तो पहले लास्ट नेम ही हुआ था, तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और सबके अंदर ये देखो अनडिफाइंड है। इधर भले ही हम लोग हवर करके नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अनडिफाइंड दिखा रहा है। तो हमने ये देखा था, देखो सब सारे वेरिएबल्स को हमने क्रिएट किया था, लास्ट नेम को भी। तो मेमोरी क्रिएशन फेज में सब कुछ हो चुका है, मेमोरी क्रिएशन फेज में हो चुका है। अब हम जब कोड एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे, मतलब नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, ये हमारा ये लास्ट नेम, तो अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। जब हम इसको एक बार दोबारा क्लिक करेंगे तब ये एग्जीक्यूट होगी और इस वेरिएबल की वैल्यू इसके अंदर जाएगी। तो देखो मैंने ये एग्जीक्यूट कर दी है, यानी कि ये लाइन चल चुकी है। अब लाइन हमारी जो भी कंट्रोल था, ये जो ग्रीन कलर का है इसको तुम समझ सकते हो, अभी हमारा प्रोग्राम किधर पहुंचा है। तो मैंने जैसे इसको दबाया, हमारा प्रोग्राम इधर पहुंच गया है। तो अब इसके ऊपर अगर हवर करोगे तो इसका एक्सेस इधर हवर करने पे आ रहा है, इसके अंदर सिंक जा चुका है, और यहाँ पर देखोगे तो भी सिंक आ गया है। तो अब ये एक्चुअल में कोड एग्जीक्यूशन फेज चल रहा है यहाँ पर, और मेमोरी के अंदर एक एक करके वेरिएबल्स हमारे जा रहे हैं। तो अभी एज के अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पर हवर करोगे तो भी कुछ नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पर एज के अंदर अनडिफाइंड है, कुछ नहीं है, अनडिफाइंड है इसके अंदर।
तो इसको फिर से मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये लाइन रन हो जाएगी। जैसे ये लाइन रन होगी एज के अंदर ये 15 आ जाएगा। फिर इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो अभी देखना जैसे ही मैं आगे बढ़ाऊंगा ये किसी दूसरी फाइल में चला जाएगा। देखना अभी script.js से बाहर चला जाएगा। तो अभी तो सीधा कमेंट के ऊपर गया है, लेकिन इसके बाद दूसरी फाइल में जाएगा। तो जैसे ही मैंने ये लाइन रन करी ये ईयर ऑफ बर्थ के अंदर हमारी वैल्यू आ गई है। अब इसके ऊपर हवर करके भी हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू। अब इसको अगर आगे बढ़ा देते हैं तो ये दूसरी फाइल में चला जाएगा। तो इसको तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट की खुद की फाइल है जो कि बिहाइंड द सीन्स यूज कर रहा है। तो इसको क्लोज कर दो और आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें सीधा प्ले कर दोगे। अभी देखना तुम यहाँ पे हमारा पेज रिलोड ही हो रहा होगा। यहाँ पर देखो अभी भी ये लोड हो रहा है। तो हम इसको प्ले कर देते हैं और इसको साइड में प्ले कर देते हैं। चलो प्ले कर दिया मैंने। तो यहाँ पर देखो ये जो भी रिलोड हो रहा था गायब हो गया। तो ये कोड को हम इस तरह से कुछ पॉज कर सकते हैं, यहाँ पर एक डिबगर लगा के, ब्रेक पॉइंट लगा के, और हम एक एक वैल्यू को देख सकते हैं कब किसके अंदर क्या जा रहा है। तो ये जो भी ब्रेक पॉइंट है केवल ऐसे ही नहीं लगा सकते हैं। अगर एक और तरीका होता है, अगर हम चाहें तो अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर सीधा जाके इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एक बार। तो इस फाइल के अंदर अगर मैं जाके लिख देता हूँ डिबगर, डिफॉल्ट लिख गया, डिबगर अगर मैं लिख देता हूँ तो भी मेरा कोड जो भी कोड का एग्जीक्यूशन है वो रुक जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर अगर देखूंगा, इसको रिलोड करूंगा तो ये देखो यहाँ पर आके रुक गया है। मैं इस पेज के ऊपर अगर आके रिलोड करता हूँ तो ये इसका डेव टूल्स खोल के दिखा देता है तुरंत, और ये बोलता है कि तुम्हारा जो कोड है इस लाइन नंबर पे रुका है, और ये ग्रीन यहाँ पे आ रहा है। तो लाइन नंबर 1 पे रुक गया है। तो ये डिबगर लगा के भी हम कोड को रोक सकते हैं अपने। और फिर एग्जैक्ट सेम चीज वैसे ही होगा, एक एक करके आगे बढ़ाओगे। फर्स्ट नेम का एक्सेस होता है हमारे पास क्योंकि वार का यूज करके हमने क्रिएट किया है, लेकिन लेट और कॉन्स्ट का एक्सेस नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर हवर करने के बाद भी नहीं दिखा रहा है। लेकिन हम लोग सीधा यहाँ पर स्कोप वाले टैब के अंदर जाके देख सकते हैं। स्कोप वाले टैब के अंदर हमें ये लेट और कॉन्स्ट के सारे वेरिएबल्स दिखेंगे, लेकिन ये अभी एक्सेसिबल नहीं है। अगर तुम कोड के अंदर भी अगर हम यहाँ पे कंसोल लॉग फर्स्ट नेम करके देखते हैं तो बताता है तुमने इनिशियलाइजेशन से पहले एक्सेस करने की कोशिश करी है। तो लेट और कॉन्स्ट का यूज करके जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो जब तक उसके अंदर वैल्यू नहीं चली जाती है उसके पहले तक यानी कि जब तक उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट ने अनडिफाइंड डाला था, ठीक, तो तब तक वो एक जोन में रहता है और उस जोन को बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन। टेम्पोरल डेड जोन उसका बस नाम है, बस तुम ऐसा समझ लो उसको ऐसी जगह पे रख दिया गया है कि उसको प्रोग्राम के अंदर अभी तक नहीं यूज कर सकते हैं जब तक कि उसके अंदर वैल्यू नहीं जाती है। जैसे उसके अंदर वैल्यू चली जाएगी टेम्पोरल डेड जोन से बाहर चला आएगा। तो टेम्पोरल डेड जोन तुम यहाँ पे गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, टेम्पोरल डेड जोन इन जावास्क्रिप्ट, ये आ गया। तो ये देखो टेम्पोरल डेड जोन द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच लेट एंड कॉन्स्ट डिक्लेरेशन कैन नॉट बी यूज्ड। तो टेम्पोरल डेड जोन जो होता है ये बस केवल लेट और कॉन्स्ट से रिलेटेड होता है, इसका वार से कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसको ऐसी जगह पे रख दिया जाता है कि उसको एक्सेस ना किया जा सके जब तक कि उसके अंदर वैल्यू नहीं चली जाती है। तो कुछ इस तरह से हमारी मेमोरी क्रिएट होती है। हमने विजुअलाइज करके यहाँ पे देखा और एक्चुअल प्रैक्टिकल करके भी देखा। हमने प्रैक्टिकल करके भी देखा कि स्टार्टिंग में हर एक वैल्यू के अंदर अनडिफाइंड रहेगा और फिर उसके अंदर बाद में उसकी एक्चुअल वैल्यू जाएगी। सब कुछ उसमें एक एक करके जाता चला जाएगा जैसे जैसे एक एक लाइन का कोड एग्जीक्यूट होगा आगे चल के। और हमने ये भी देखा कि कैसे अपने कोड को पॉज कर सकते हैं एकदम बीच में ही, और फिर उसके बाद हम एक एक वेरिएबल को हवर करके उसके ऊपर देख सकते हैं उसकी वैल्यू क्या है, और उसको स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पर कॉन्स्ट और लेट के वेरिएबल्स को देख सकते हैं, और ग्लोबल के अंदर हम अपने वार वाले वेरिएबल को देख सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने इस वीडियो में एकदम अच्छे से देखा, और देखा डिबगर कीवर्ड का यूज करके भी पॉज कर सकते हैं और इस तरह से करके ब्रेक पॉइंट लगाकर भी पॉज कर सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ये जो भी कोड एग्जीक्यूशन का ये जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे जो भी मैंने क्रिएट किया है इसका मैं आपको PDF या इमेज आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप भी जाके इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, एक बार रिवाइज करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। और जितना मैंने बताया है उतना ही नहीं, आप खुद से भी एक्सप्लोर करिए। आप देखिए ये यहाँ पर ग्लोबल के अंदर कैसे वेरिएबल्स आ रहे हैं, स्क्रिप्ट के अंदर कैसे वेरिएबल्स आ रहे हैं, और भी वेरिएबल्स क्रिएट करिए वार का यूज करके, ताकि आप यहाँ पर और भी वेरिएबल्स देख सकें। जैसे अभी मैंने एक ही वेरिएबल वार का यूज करके क्रिएट किया है, तो और भी ट्राई करिए, और भी खुद से एक्सपेरिमेंट करिए, खुद से यहाँ पे डेव टूल्स के अंदर इस सोर्सेस टैब के अंदर आके देखिए कैसे सब कुछ हो रहा है। इसको हम लोग आगे जैसे चलेंगे इसको एकदम डेप्थ में
हर एक चीज़ देखेंगे, केवल स्क्रिप्ट ही नहीं, यहाँ पे कॉल स्टैक होता है, ये बहुत कुछ होता है, तो सब कुछ देखेंगे एक एक करके। तो अभी आप खुद से भी एक्सप्लोर करिए, खुद से भी सीखिए, खुद से भी ट्राई करिए, खुद से प्रैक्टिकल करिए, खुद से भी वेरिएबल्स, नए नए वेरिएबल्स क्रिएट करिए, उसमें देखिए कि ऐसे हवर करने पे कैसे एग्जैक्टली एक पॉइंट पर उसके अंदर वेरिएबल चला जा रहा है और अनडिफाइंड रिप्लेस हो जा रहा है उसके अंदर से। तो सब कुछ खुद से प्रैक्टिकल करके देखिए, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। यही तो जावास्क्रिप्ट की ब्यूटी है, जावास्क्रिप्ट के अंदर सब कुछ तुम देख सकते हो। सी प्रोग्राम के अंदर और जो भी दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं उसमें इतना अच्छे से नहीं होता है, इतना आराम से तुम नहीं देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस पर्टिकुलर एपिसोड से रिलेटेड, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो कि ऐसा करने से, अगर ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, तो कोई भी डाउट हो आप सीधा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और आप उस डाउट को आप चाहें तो सीधा कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर छोटा डाउट होगा तो मैं कमेंट में ही सीधा रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन अगर आपका कोई बड़ा डाउट है जिसमें पूरी कन्वर्सेशन की जरूरत है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उस ग्रुप में ही पूछ लीजिए। मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, जैसे मैं अवेलेबल रहूंगा मैं तुरंत उसको सॉल्व करूंगा, और अगर मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा तो और भी वहां पर कई लोग हैं, उसको अगर उन्हें आता होगा तो वो भी सॉल्व करेंगे। तो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।